Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 26th of February 2021. तो गाइज आज है तारीख 26 फरवरी 2021 और है फ्राइडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आपको क्या करना है उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको ज्वाइन कर लेना है। फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोगों को मैप में जाकर देखना है अर्मेनिया को, कहाँ पर है अर्मेनिया, क्या है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन, किस किस से ये बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीज़ें मैप में अच्छे से देखने के बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे आप लोग लंबे समय तक इसको याद रख पाओगे। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप देखोगे ये दो आर्टिकल हैं इसके बीच में, है ना, ये दोनों ही आर्टिकल एक आप कह सकते हो सेम कैटेगरी के हैं। बात करी जा रही है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं साथ ही साथ प्लस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम वीडियो हो गए, और भी बहुत सारे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए। सोशल मीडिया सभी लोगों को मालूम है, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इनमें काफ़ी सारा कंटेंट देख रहे हो आप, डेली बेसिस पे बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर अपलोड होता है। अब इस कंटेंट को मॉनिटर करने के लिए जो सरकार है वो एक लॉ लेकर आ रही है, एक रूल लेकर आ रही है। अब उस रूल का नाम है, आप देख पाओगे यहाँ पर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021। अब ये रूल लेकर आया जा रहा है, जिससे क्या होगा, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स प्लस सोशल मीडिया पे जो भी कंटेंट आ रहा है इसको मॉनिटर करा जाएगा। और अगर कोई यहाँ पर इन मीडियाज पर फेक न्यूज़ फैला रहा है या फिर प्लस सेक्सुअल कंटेंट आ रहा है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर काम करा जाएगा। और क्या होगा, हम इस रूल के तहत इन सोशल मीडियाज को कह सकते हैं कि भाई इसको, ये जो फेक न्यूज़ है जल्दी से इन अकाउंट्स को बैन कर दो, ये सेक्सुअल कंटेंट है इसको जल्दी से हटा दो। इस रूल में ये पावर होगी, ठीक है। इस रूल का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ये स्टेप उठा सकते हैं। ये हमारी कंट्री की जुडिशरी करेगी, और यहाँ पर जुडिशरी के द्वारा बताया जाएगा कि भाई हाँ यहाँ प्रॉब्लम है, ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, ये सेक्सुअल कंटेंट है, ये आप लोग को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सोशल मीडिया जितने भी हैं या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इस रूल के तहत इन लोगों को ये काम करना ही पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सरकार ये आप कह सकते हो ये लॉ लेकर आ रही है, रूल लेकर आ रही है, जिससे ये बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, आप देख पाओगे आईटी मिनिस्टर हमारे, उनके द्वारा भी बताया गया, जो रविशंकर प्रसाद जी हैं, इनके द्वारा बताया गया कि भाई ये सारी चीज़ें आप कह सकते हो कि फोकस में लाई जाएंगी, जल्द ही ये वर्किंग के अंदर लेकर आया जाएगा, लेकिन ये लागू होने से पहले एक बार नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। नाउ आते हैं, एक और बढ़िया आर्टिकल आता है हमारा सेकंड वाला आर्टिकल, ये वाला। अब बात करी गई है, इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई वो लोग एडहियर करेंगे, मतलब जो 2003 का सीज फायर का एग्रीमेंट था उसका पालन करेंगे। अब ये 2003 का सीज फायर क्या था भाई, 2003 का एक सीज फायर साइन करा गया था, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान जो हैं वो एलओसी पर, ध्यान से सुनना, मैं एलओसी कह रहा हूँ, एलएसी नहीं कह रहा हूँ, एलएसी अलग है, एलओसी अलग है। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। तो जो एलओसी है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि अभी आप देखो, अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2003 के अंदर एक सीज फायर करा गया था कि भाई जो फायरिंग है उसको सीज कर दिया जाएगा, मतलब फायरिंग नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फायरिंग नहीं होगी एलओसी पर। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था अभी तक। डेली बेसिस पे या फिर काफ़ी हद तक वीकली बेसिस पे हम लोग देखते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं कि भाई यहाँ पर एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन हुआ है, यहाँ पे फिर से गोलियाँ चली हैं इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख पाओगे ये जो एग्रीमेंट है, इसमें ये बोला जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर एक दो आर्टिकल और हैं आगे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये बताया गया इंडिया और पाकिस्तान में थर्सडे में क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में डिसाइड कर लिया है कि जो एग्रीमेंट साइन करा गया था वो एग्रीमेंट अब पूरी तरह से इसका पालन करा जाएगा, और कोई यहाँ पर अब फायरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। ना देखने को मिले तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो डिसीजन है ये अनाउंस करा गया, लेकिन
ये किसके बीच में डिस्कशन हुआ है? ये डीजीएमओस के बीच में डिस्कशन हुआ है, यानी पाकिस्तान का डीजीएमओ और इंडिया का डीजीएमओ के बीच में। डीजीएमओ कौन होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन। तो इनके बीच में डिस्कशन करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं कि भाई अब यहाँ पर फायरिंग है वो नहीं देखने को मिलेगी। चलो अब मैप में हम लोग एलओसी और एलएसी को एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग इस मैप में क्लियर कर पाओगे। देखो ये है एलओसी, ये है एलएसी। एलएसी जो है चाइना वाली साइड पर है, एलओसी है पाकिस्तान वाली साइड पर। इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जहाँ पर अभी हमारा विवाद चल रहा था इंडिया और चाइना से, यहाँ पर भी फाइनली डिसएंगेजमेंट देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह है एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि इंडिया और पाकिस्तान पीओके, ये बेसिकली पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाला एरिया है, जहाँ पर आप कह सकते हो पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। तो इसके बीच में यहाँ पर ये वाला बॉर्डर जो है ये एलओसी है, ठीक है। और बेसिकली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो हमारा पाकिस्तान के साथ ये वाला है। ये हमारा ये वाला जो बॉर्डर है ये एलओसी, ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया और इंडिया को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो एलओसी है यहाँ पर ये सीज फायर साइन करा गया था 2003 के अंदर, लेकिन उसके बाद भी आपस में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है फायरिंग देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि भाई इन फायरिंग को कंट्रोल करा जाएगा पूरी तरह से। ओके चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गए हमारे दोनों आर्टिकल कंप्लीट। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, ये हमारा थर्ड आर्टिकल है। यहाँ पर बात करी गई है 45 प्लस जो जिनकी 45 साल से ज़्यादा उम्र है उनको यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें ये वैक्सीनेशन लेने के लिए। तो जो मिनिस्ट्री है वो यहाँ पर बोल रही है, मिनिस्ट्री जो इशू करेगी फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कैसा कैसा मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो एक जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है वो इशू करेगी। तो जिनकी भी 45 साल की उम्र है या 45 साल से ज़्यादा उम्र है उनके पास अगर ये मेडिकल सर्टिफिकेट होगा देन वो यहाँ पर ये वैक्सीनेशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी वो जल्दी से एक फॉर्मेट सेंड करेगी, भाई इस तरीके का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप लोग को ये कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए तो। और ये जो 45 प्लस वाले जो एज वाले लोग हैं इनको हम लोग 1 मार्च से ये वैक्सीनेशन देना स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो आगे बढ़े। नाउ आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ, और पेज नंबर 8 पे यहाँ पे आप देखोगे ये वाला आर्टिकल है जो कि हमने अभी के अभी डिस्कस किया है पेज नंबर 1 के ऊपर, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो रूल लेकर आ रही है कि OTT कंटेंट को मॉनिटर करा जाएगा। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए स्ट्रिक्टर रूल्स आ रहे हैं कि भाई अब यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो फेक न्यूज़ होगा, जो भी नेकेड कॉन्टेंट होगा वो सब कंट्रोल करा जाएगा। उसके बाद ये भी हमने डिस्कस किया है, चलो हमारा रिवीजन भी हो गया इन तीनों आर्टिकल का। इंडिया और पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया कि वो जो 2003 का सीज फायर है उसको अब अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे। और उसके बाद आता है एक आर्टिकल ये वाला, ये वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक पोएट है जिनका नाम है विष्णु नारायण नंबूथरी, तो इनकी डेथ हो गई है, उसी वजह से ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी न्यूज़ के अंदर है। ये एक एमिनेंट पोएट हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, इनकी उम्र थी 81, और ये विष्णु नारायण नंबूथरी ये हाईली रिस्पेक्टेड एज अ टीचर देखे जाते थे, स्पीकर देखा जाते थे, और इन्होंने काफ़ी सारा आप कह सकते हो जो फाइनेस्ट ट्रेडिशंस जो होता है ना मलयालम पोइट्री, तो उसको काफ़ी सारा इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। मलयालम पोइट्री के ऊपर काफ़ी वर्क करते थे ये, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो याद रखना इनका नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये वाला आर्टिकल देख लिया है। एक आर्टिकल ये वाला है, ये भी हमने अभी पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया कि भाई जितने भी ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए। नाउ पेज नंबर 9 की तरफ आएंगे। पेज नंबर 9 पे आपको ये वाला आर्टिकल दिखेगा, ये अगेन इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बताया गया है, ठीक है। बोला ये जा रहा है कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आज के टाइम पर हम लोग थोड़े से इम्प्रूव होते हुए देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इंडिया ने अलाउ किया था, अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान वो श्रीलंका गए, ठीक है। अभी हमने बात भी करी थी आर्टिकल के अंदर, तो वो श्रीलंका गए थे। अब जब श्रीलंका गए तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अलाउ कर दिया कि वो इंडिया का एयर स्पेस इस्तेमाल कर सके। तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के वो इंडिया का एयर स्पेस इस्तेमाल करके श्रीलंका तक गए हैं। तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमने अभी एक आर्टिकल कवर किया कि भाई इंडिया और पाकिस्तान ने अब यहाँ पर डिसाइड किया है कि वो जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको पूरी तरह से उसका पालन करने वाले हैं। अब यहाँ पे कोई फायरिंग नहीं देखने को मिलेगी, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ यहाँ पे झुकाव है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई कि भी काफ़ी अच्छी तरीके से अगर ऐसे ही तरीके से आगे चलते रहेंगे तो हमारे जो रिलेशंस है वो पूरी तरह से इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात अगर हम बात करें,
यहाँ पे आप लोग देख पाओगे और तो इसमें कुछ नहीं बताया, वही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने बता दी। इंडिया की जो इमरान खान है वो श्रीलंका गए थे और उन्होंने क्या करा, अपना जो हाँ इंडिया का एयर स्पेस का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बात करी गई है रिलेशन जो है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान भाई चाहता भी है कि रिलेशन इंप्रूव हो जाए एक तरीके से, क्योंकि इंडिया के पास कोविड की वैक्सीन है। कोविड की वैक्सीन को हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे पाकिस्तान तक, अगर पाकिस्तान से हमारे रिलेशन अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये आर्टिकल है, कभी भी इसके ऊपर एडिटोरियल आ सकता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना कि रिलेशंस काफ़ी हद तक इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं ना। उसके बाद एक आर्टिकल छोटा सा ये नजर आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल आर्टिकल न्यूज़ के अंदर कवर करा जा रहा है। पुडुचेरी के बारे में सिचुएशन बताई जा रही है। तो पुडुचेरी के अंदर अभी आप लोग देखोगे यहाँ पे एक सीएम थे, चीफ मिनिस्टर, लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। ठीक है, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को क्या कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर हट गई यहाँ से, जो किरण बेदी थी इनको रिमूव कर दिया गया, दूसरी लेफ्टिनेंट गवर्नर आ चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या था, जो सीएम है यहाँ पर सीएम का भी रेजिग्नेशन हो चुका है। ठीक है, सीएम भी रिज़ाइन कर चुके हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, बेसिकली देखो जो मेजोरिटी है सरकार है वहाँ पे कोई है नहीं। अब मेजोरिटी सरकार नहीं है, वहाँ पर कोई भी मेजोरिटी वाला नहीं है, तो वहाँ पे क्या आ चुका है, प्रेसिडेंट का रूल आ चुका है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर है कि अगर वहाँ पे सरकार नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो प्रेसिडेंट का रूल हमारा वहाँ पर आएगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट अब सारी चीज़ें वहाँ पर देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे वो पूरी गिर गई है। उसके बाद प्रेसिडेंट का रूल लेकर आ चुके हैं हम लोग पुडुचेरी के अंदर। पुडुचेरी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, वही पुराना सा आर्टिकल, इसको हमारा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस नहीं करने वाले। इंडिया और चाइना के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ है पैंगोंग त्सो लेक को लेकर, तो उसके बारे में बताया गया कि भाई एक बार जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने थर्सडे में बोला कि भाई जो भी चाइनीज़ के काउंटर पार्ट हैं वांगी, इनसे बोला कि भाई जो डिसएंगेजमेंट प्लान हुआ है अभी के अभी, तो उसके ऊपर एक बार से रिव्यू कर लिया जाए, उसको वापस से देख लिया जाए। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, डिसएंगेजमेंट हम लोग देख चुके हैं, हो चुका है इसके बारे में। ठीक है, आगे आते हैं, आगे पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे आगे आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आर्टिकल तो भाई यहाँ पे बात करता है कोविड-19 के केसेस के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है डेली बेसिस पे काफ़ी तेज़ी से केसेस देखने को मिल रहे हैं, और लगभग यहाँ पे 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर केसेस के अंदर सर्ज देखने को मिला। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आप देख पाओगे 8,807 केसेस जो है डेली बेसिस पे निकल रहे हैं। केरला के अंदर 4,106 केसेस। तो वापस से कहानी ऐसे लग रहा है पहले जैसी होती जा रही है। आप देख पाओगे कौन कौन से और स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये सभी स्टेट्स के अंदर जो है काफ़ी तेज़ी से केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें एक कंट्रोल लेकर चलना पड़ेगा। इसका एकमात्र सॉल्यूशन क्या है कि जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन को हमें रैंप अप करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैक्सीन को हम लोग अगर बढ़ाएंगे तो ही हम लोग चीज़ों को टैकल कर पाएंगे, अदरवाइज इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। या फिर हम लोग दूसरा सॉल्यूशन ये ले सकते हैं कि भाई जो ये राज्य हैं इनमें से ये जो भी पर्सन है ये इसी राज्य के अंदर हो, दूसरी जगह पर ना जाएं ना, क्योंकि अगर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, अगर दूसरी जगह पर जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर भी केसेस को फैला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोल करने के 2-3 मात्र तरीके हैं, तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा और इन केसेस को रोकने पड़ेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल, आप लोग यहाँ पर ये वाला देख पाओगे, बात करी गई है पैंडेमिक यानी कोविड-19 पैंडेमिक, और इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आप देखोगे कि बच्चों के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है और इनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करा गया है। तो एक रिपोर्ट आई है सीएससी की, यहाँ पे ये रिपोर्ट है, तो इस रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सीएससी की रिपोर्ट मतलब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, तो ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है साल 2021 की, थर्सडे में रिपोर्ट आई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा जो 375 मिलियन चिल्ड्रन है, यहाँ पे बताया है कोविड-19 की वजह से 375 मिलियन चिल्ड्रन जो है उनकी वो सफ़र कर सकते हैं आने वाले टाइम पे पुअर हेल्थ से या फिर एजुकेशन लॉसेस से। ऑब्वियस ही बात है, लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है, ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है, लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया है, जो गरीब थे वो और गरीब हो चुके हैं। तो फिर इन लोगों को परेशानी देखने को मिल सकती है कि भाई इनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है आने वाले टाइम पर, साथ ही साथ एजुकेशन का भी बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखोगे जो ये बोला जा रहा है पेंडेमिक जनरेशन, आप यहाँ पे हमने अभी के अभी डिस्कस किया है कि भाई 375 मिलियन जो बच्चे हैं उनके आने वाले टाइम पे उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका, और साथ ही साथ आप देख पाओगे क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, अंडर वेट हो सकते हैं, एजुकेशन का लॉस हो सकता है, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी भी बढ़ सकती है, जैसे कि बच्चे की डेथ हो जाना। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि 500 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो इस स्कूल से अपने बाहर आ चुके हैं, स्कूल से ड्रॉप डाउन कर चुके हैं। क्यों? इस कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से।
ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा डेटा है, लोग यहाँ पे अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनका एजुकेशन का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्यों? क्योंकि देखो कोविड 19 ने काफ़ी लोगों को जिनके पास पैसा था उनके पास काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, जो गरीब थे वो ऑलरेडी और ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया, एक और डेटा लिया गया कि 115 मिलियन जो है एडिशनल पीपल जो हैं यहाँ पर, इनको भी आने वाले टाइम पे इफेक्ट पड़ेगा इस पैंडमिक का, जो कि हमारे साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं। पूरे साउथ एशिया में भी जो बिलोंग करते हैं, आने वाले टाइम पे इसका जो पैंडमिक का है वो इंडिया पर ही नहीं और भी जगह पर इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इंडिया की जो रैंक है वो 117 है 192 नेशंस के अंदर से। 192 में से 117 रैंक है किस चीज़ के अंदर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर। तो आप देख पाओगे एक तरीके से डेवलपमेंट नहीं है हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिया काफ़ी हद तक पिछड़ा हुआ है इस पूरे के पूरे रिपोर्ट के अंदर। अब यहाँ पे क्यों है ऐसा? क्योंकि लैक ऑफ एक्शन, यानी कि कोई एक्शन यहाँ पे होता हुआ दिखाई नहीं देते हम लोग। तो ये एक्शन लेने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। अगर एक्शन नहीं लोगे तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी और ज़्यादा बदतर होती रहेंगी। तो एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग पोल्यूशन वगैरह रिड्यूस कर सकें और काफ़ी हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम लोग अचीव कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे 17 गोल हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। 2030 तक हम इसे अचीव कर पाएंगे। अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य बेहतर काम कर रहे हैं, तो केरला, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना ये बढ़िया परफॉर्मर है। उसके बाद जो बेकार परफॉर्मर है वो कौन कौन से राज्य यहाँ पे बताए गए? बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश जो है ये काफ़ी बेकार परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम बात करें डेवलपमेंट के एरिया में। ठीक है, काफ़ी लंबी रिपोर्ट थी, आपको क्लियर हो जाना चाहिए ना। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पर ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास दे भी नहीं रखा है। बोला जा रहा है जो एलपीजी जो सिलेंडर होता है, ठीक है, और उसका जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, लगभग 25 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब यहाँ पर सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि भाई पिछले नवंबर 2020 से ये 5वीं बार प्राइस बढ़ा है एलपीजी सिलेंडर का। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बताया गया कि भाई जो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे बोला जा रहा है कि भाई पिछले नवंबर से ये 5वीं बार प्राइस के अंदर हाइक देखने को मिला है। और खासकर आप दिल्ली का प्राइस देख लो, दिल्ली का प्राइस हुआ करता था पहले नवंबर के टाइम पे 594 और अब जो है हो चुका है इसका 794। लगभग 34% तक हमने सिलेंडर के अंदर ये प्राइस बढ़ता हुआ देखा है। ये दिल्ली के प्राइसेस हैं, बाकी सारे जगह के जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, यहाँ के प्राइसेस ये हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने दिल्ली का सिर्फ आपके लिए बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं उसके बाद और आते हैं पेज नंबर 11 की तरफ। यह है एडवर्टीजमेंट पेज, आप लोगों को नहीं पढ़ना, 12th भी एडवर्टीजमेंट पेज है तो इसको भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले। पेज नंबर 13 के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे एक आर्टिकल आता है ये वाला। बात करी गई है जो बाइडन, जो कि आज के टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जो इमिग्रेंट वीज़ा बैन करा गया था ट्रंप के द्वारा, उसको वापस से रिवोक कर दिया है। ठीक है, ट्रंप के द्वारा क्या कर दिया गया था, एक इमिग्रेंट वीज़ा होता है वो वीज़ा बैन कर दिया था कि भाई ये वीज़ा किसी को नहीं दिया जाएगा। नाउ बाइडन आ चुके हैं, बाइडन कह रहे हैं भाई दिया जाएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पर चीज़ों को वैसे ही करा जा रहा है पिछले की तरह। नाउ देखो अब यहाँ पे इमिग्रेंट वीज़ा क्या होता है भाई? इमिग्रेंट वीज़ा आप कह सकते हो कि एक तरीके से जिसको मिल जाएगा वो यहाँ पे ग्रीन कार्ड वाला बन जाएगा, जाकर एक रेसिडेंट बन सकता है यूएसए का, वहाँ पे जाकर रह सकता है। तो यूएस ने भाई इशू कर दिए लगभग 55,000 इमिग्रेंट वीज़ा। अब जो है इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे इन चीज़ का, वो काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई अब उनको डायरेक्ट जाके ग्रीन कार्ड मिलेगा। ये काफ़ी टाइम बाद हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को बैन कर दिया था। देखो इमिग्रेंट वीज़ा तो बैन कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन साथ ही साथ H1B वीज़ा को भी बैन कर दिया था। तो बाइडन ने इसको तो रिवोक कर दिया कि भाई हाँ ये वाला वीज़ा दिया जाएगा, लेकिन जो बाइडन ने इसको रिवोक नहीं किया है अभी भी, ये अभी भी बैन है। ठीक है, तो ये H1B वीज़ा कौन से होते हैं? जो कि वर्कर्स के लिए दिए जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, स्किल्ड वर्कर्स को दिए जाते हैं इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र के लिए। तो यहाँ पर ये जो वीज़ा होल्डर्स हैं बेसिकली यहाँ पे बताया गया है इनको लास्ट ईयर से ही बैन कर रखा है। ठीक है, तो जो H1B वीज़ा हैं वो दिए जाते हैं वर्कर्स को। मैंने फिर से बता रहा हूँ आपको, जो वर्कर्स होते हैं IT सेक्टर के अंदर। ठीक है, और अगर हम बात करें 70% तक जो इंडियन सिटीजन्स हैं उन्हीं को यहाँ पे वीज़ा मिलता था। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग ये देख पाओगे, म्यांमार के अंदर बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्यों? वहाँ पे मिलिट्री कू आ चुका है, मिलिट्री सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। तो भाई जो FB है यानी फेसबुक ने काफ़ी सारे अकाउंट्स बैन कर दिए हैं, जो भी मिलिट्री अकाउंट्स हैं म्यांमार के, तो उनको बैन करा गया है क्योंकि म्यांमार के अंदर जो है काफ़ी बवाल देखने को मिल रहा है आज के टाइम पर। उसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के बारे में दिया गया। पाकिस्तान अभी भी जो FATF का ग्रे लिस्ट है उसके अंदर रहने वाला है, ये बताया गया। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर बोलना है FATF का कि भाई कोई सिचुएशन यहाँ पे सुधरी इतनी है नहीं।
FATF की फुल फॉर्म क्या होती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखो इसके अंदर उसी कंट्री को डाला जाता है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग देखने को मिलती है या फिर टेररिज्म देखने को मिलता है, आतंकवाद देखने को मिलता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? जो ब्लैक मनी होती है उसको कंट्री में घूम घुमा के वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वो चीज़ भी देखने को मिलती है। तो उसके बेसिस पे किसी कंट्री को FATF के अंदर डाल दिया जाता है। FATF अपनी दो लिस्ट बना के चलता है, एक ग्रे लिस्ट और एक ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट मतलब एक वार्निंग लिस्ट होती है, इसके अंदर किसी कंट्री को डाल दिया जाता है तो उसको एक वार्निंग दी जाती है कि भाई आने वाले टाइम पे हम आपको ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। जैसे ही ब्लैक लिस्ट के अंदर आएगा तो सारी जितनी भी फंडिंग आती है कंट्री को वो सब कट हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो अभी जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है, वार्निंग लिस्ट के अंदर है, और आने वाले टाइम पर भी इसी लिस्ट के अंदर रहने वाला है। ठीक है, और उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बात करी गई है यहाँ पर चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा, जी जिनपिंग के द्वारा बताया गया कि भाई चाइना पूरी तरह से पॉवर्टी को ख़त्म कर चुका है, चाइना के अंदर कोई गरीब नहीं बचा। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, कोई भी गरीब नहीं है। हालांकि पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है चाइना की, लेकिन गरीबी अब वहाँ पर नहीं है। तो बताया गया लगभग 100 मिलियन पीपल जो हैं वो पिछले 8 सालों के अंदर इस पॉवर्टी से निकल कर आए हैं। अब यहाँ पे एक डेटा है, देखो कितना कमाते हैं भाई, गरीब नहीं है। तो एक डेटा दिया गया है चाइना के द्वारा, बताया गया कि हर एक बंदा भाई $2.30 पर डे कमाता है, यानी 167 के करीब जो है ये कमाता है, और ये इनफ है, लगभग 5,000 रुपये के करीब हो गया पर मंथ। तो ये पर मंथ इनफ है। अगर एक बंदा है तो वो आराम से रह सकता है, इसमें सर्वाइव कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ें अपने शौक वगैरह पूरे नहीं कर पाएगा, खाना खाना खा पाएगा, लेकिन वो सर्वाइव कर सकता है। तो फिर चाइना के अंदर ये बताया गया कि भाई हाँ, अब इतना तो सभी के पास है, कोई यहाँ पे गरीब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया इसके बारे में। तो याद रखना, चाइना ने डिक्लेयर कर दिया है अपना एक्सट्रीम पॉवर्टी अब बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। चलो अब चलते हैं वापस से अपने एडिटोरियल की तरफ, देखेंगे क्या क्या एडिटोरियल है जो कि हमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं। तो यार देखो, आज के एडिटोरियल कवर करने से पहले हम लोग पहले कल के एडिटोरियल का एक बार रिवीजन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग आज के एडिटोरियल को देखेंगे। तो जो पहला एडिटोरियल है कल वाला, यहाँ पर बात करी गई थी यूनियन टेरिटरी के फ्रेजिलिटी के बारे में। अच्छा, वही आर्टिकल है यहाँ पर पौंडीचेरी के बारे में। अभी मैंने आपको बताया पौंडीचेरी के अंदर जो है काफ़ी सारी सिचुएशन ख़राब होती हुई नजर आ रही है। वहाँ की जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से डाउन हो चुकी है, गिर चुकी है वहाँ की सरकार। अब वहाँ पर क्या आ चुका है? वहाँ पर आ चुका है प्रेसिडेंट का रूल। तो आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। ये जो एडिटोरियल है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 दिन से पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगी, प्रेसिडेंट का रूल अगर आता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर दे रखा है। तो आप लोग देख पाओगे, इन अदर वर्ड्स देयर वाज अ रियलाइजेशन द यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट। तो जो भी यूनियन टेरिटरी, अगर वहाँ पे कोई भी आप कह सकते हो कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेसिडेंट का रूल आएगा। और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को आर्टिकल 239 के अंदर ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ें और दे रखी हैं कि अभी आप देखोगे जो यूनियन टेरिटरी है पौंडीचेरी, वहाँ पर 33 मेंबर हुआ करते थे। 33 में से जो 3 मेंबर जो है डायरेक्टली नॉमिनेट करे गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई है कि वहाँ की जो सरकार है वो डूब गई है। अब वहाँ पे सरकार जब चली गई वहाँ से, तो फिर उसकी जगह पर प्रेसिडेंट का रूल लाया गया है। ठीक है, कौन सी सरकार थी वहाँ पर? वहाँ पर थी कांग्रेस वाली सरकार। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद, वो पूरी तरह से इसको रूल करने वाले हैं पौंडीचेरी को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, बात करी गई है बेल एज अ राइट। बेल यानी कि आप कह सकते हो कि किसी पर्सन को बेल दे देना, उसको रिलीज कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई किसी पर्सन के पास जो बेल है वो उसका एज अ राइट होना चाहिए, एक ह्यूमन राइट होना चाहिए। क्यों? आज के टाइम पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एक पोएट है जिनका नाम है वरावरा राव। ठीक है, तो यहाँ पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया था काफ़ी टाइम पहले। तो इनकी बीच में हेल्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हॉस्पिटलाइज करा गया था, आप देख पाओगे। तो हॉस्पिटलाइज वगैरह करने के बाद जो है अगेन जो है आप कह सकते हो ये अरेस्टेड ही थे काफ़ी टाइम से, इनको जेल में डाल रखा है, इनकी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई है जेल में। तो बोला यह जा रहा है यहाँ पर जो हमारी आप कह सकते हो कोर्ट है, कोर्ट के द्वारा ये बोला जा रहा है कि भाई आप कह सकते हो कि जो लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए? उनका ह्यूमन राइट होना चाहिए, ह्यूमन राइट एज अ बेल। बेल यानी कि इंसान को बेल दे देनी चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया इनको ऐसे ही गिरफ्तार करे हुए, इनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, ऐसे ही मर जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी काटने से। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इनके पास एक बेल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इसको अपोज करता है पूरी तरह से, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट जो है यहाँ पर कहता है कि भाई यहाँ पर ऐसा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बोलता है कि भाई आपको क्या करना है, ऐसा करना चाहिए, एक स्पेक्टेटर दर्शक बनकर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है
देखो क्या होता है ना कि भाई अभी क्या है, बंदा जेल में डाल रखा है, काफ़ी टाइम पहले से हम लोगों ने उसको जेल में डाल रखा है, उसकी हेल्थ खराब हो गई, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं वापस जेल ला रहे हैं, हॉस्पिटल ले जा रहे हैं वापस जेल ला रहे हैं। ठीक है, तो उस क्या होगा अगर हम उसको बेल दे दें तो थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और बेल उसका एज अ राइट भी है कि भाई यहाँ पर उसको एक उसका ह्यूमन अधिकार भी है, तो जिससे कि वहाँ पर उसकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया कि भाई बेल एज अ राइट का तरह हमें लेकर चलना चाहिए, और जहाँ पर हमें लगता है बेल देना है तो वहाँ पर ज़रूर देना चाहिए, दर्शक बनकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर देखोगे, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट बात करी गई है यहाँ पर वैक्सीनेशन को लेकर कि भाई जो वैक्सीनेशन है उसको हम लोग कैसे लेकर चलेंगे। अगर हम बात करें तो अभी हम काफ़ी अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर हम लोगों को 45 साल से जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको वैक्सीनेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 मार्च से, उसके बारे में बताया गया है। तो मैंने पहले बताया था आपके लिए ये आर्टिकल इतना खास है नहीं, तो आप इसको ईजिली छोड़ सकते हो। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। पेज नंबर 7 पे ये वाला आर्टिकल बात करता है सू की मैनी डिलेमास, यानी कि मिलिट्री कू के बारे में। म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री कू देखने को मिला है उसी के बारे में रिपीटेडली सारी चीज़ें आ रही हैं, लगातार वही आर्टिकल छप रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर। देखो होता क्या है ना, न्यूज़पेपर को जैसे ही एक आर्टिकल मिल गया तो उसी के बारे में छापते रहते हैं लगातार 10 15 20 1 महीने तक ये आर्टिकल आते रहते हैं। ठीक है, तो म्यांमार कू के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री का रूल आ चुका है, मिलिट्री सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही है, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी वो खत्म हो चुकी है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल कर आ चुके हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे हम लोगों को डेमोक्रेसी चाहिए वापस से, हमें मिलिट्री कू नहीं चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करता है फेडरलिज्म एंड इंडियाज़ ह्यूमन कैपिटल के बारे में। देखो ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है लोगों की स्किल्स, स्किल्स हो गई, लोगों की नॉलेज हो गई। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि भाई एक डिसेंट्रलाइज अप्रोच लेकर चलना है, एक स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट होगी तभी हम लोग इस ह्यूमन कैपिटल को अच्छी तरीके से जनरेट कर पाएंगे, लोगों की स्किल्स को बढ़ा पाएंगे, लोगों की नॉलेज को बढ़ा पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब एक फेडरलिज्म स्ट्रक्चर होगा। अब आपके जो है पॉलिटी के अंदर का फिर से एक कॉन्सेप्ट आ गया है फेडरलिज्म स्ट्रक्चर। फेडरलिज्म मतलब होता है कि भाई जो स्टेट है और सेंटर है दोनों आपस में मिलकर काम करें। फेडरलिज्म का हिंदी में अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है संघवाद। ठीक है, साथ में मिलकर काम करना। तो स्टेट्स और सेंटर अगर आपस में मिलकर साथ में मिलकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हम लोग काफ़ी हद तक देखते हैं सेंटर एक मिलकर एक जो है काफ़ी सारे काम नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूं, मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूं तो मैं सारे सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा सकता, मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ही पढ़ा सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे करंट अफेयर का पोर्शन हो गया तो मैं वो टीच कर सकता हूँ। अब मुझसे कोई कहे कि हाँ ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोनों को अभी काफ़ी सारे लोग होंगे, अगर मिलकर काम करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, अकेला बंदा नहीं कर सकता, तो इसमें सेंटर और स्टेट को लेकर साथ में मिलकर चलना पड़ेगा। बात करा जा रहा है जो ह्यूमन कैपिटल है उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिशन आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन आता है। ठीक है, लोगों की स्किल्स आती हैं, तो इनको अगर बढ़ाएंगे तो इसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा हमें हमारी कंट्री के अंदर। लेकिन अगर आज के टाइम पर देखें तो ये सारी चीज़ें अच्छे से इंप्लीमेंट हो नहीं रही हैं। ढेर सारे डेटा सर्वेज और ये आप देख पाओगे रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसके अंदर इंडिया की रैंक काफ़ी ज़्यादा पीछे बता रखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कि एक चीज़ और देख पाओगे कि हम लोग कितना खर्च कर रहे हैं अभी लोगों की ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, यानी हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग? 4%, अपने जीडीपी का 4% खर्च कर रहे हैं। लेकिन कितना होना चाहिए? कम से कम 6% तो खर्च करना चाहिए, 5 से 6% तो एटलीस्ट खर्च करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें, इस पर खर्चा बढ़ा सकें और लोगों को आने वाले टाइम पर फ़ायदा मिले। नाउ उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देख पाओगे संविधान में जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी के अंदर के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं जो लक्ष्मीकांत की बुक में आप पढ़ पाओगे। भाई स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और हमारी सेंटर लिस्ट। ठीक है, क्या क्या होती है सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट क्या क्या होती हैं, तो फिर उसके बारे में बताया गया। सेंटर लिस्ट में क्या होता है कि भाई जो सेंटर है वो सारी चीज़ें लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट है वो लॉ बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। जो एजुकेशन सेक्टर आता है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम साथ में मिलकर फोकस करेंगे, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आया तो एजुकेशन अगर कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? स्टेट और सेंटर को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि चीज़ें हम अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएँ। अकेला बंदा यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे फिर से वही बात बोली गई, सोल्यूशन क्या है? वापस से यहाँ पे बताया गया स्टेट्स को एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। सेंटर प्ले करेगा ही, सेंटर की मजबूरी है, सेंटर तो प्ले करना ही करना है उसको अपना रोल, साथ साथ स्टेट्स को भी अपना रोल प्ले करना है, जिससे कि जितना भी फिजिकल रिसोर्सेस है या फिर आप कह सकते हो जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी उसको पूरी करनी है और ह्यूमन कैपिटल को डेवलपमेंट करना है। ठीक है, नाउ
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ये वाला था, बात करी गई थी एडल्ट्री के बारे में। देखो एडल्ट्री क्या होता है, एक सेक्सुअल इंटरकोर्स कर देना किसी मतलब मान लो एक बंदा ये है, ठीक है, एक बंदा ये है, एक बंदी ये है। अब यहाँ पर ये दोनों मैरिड पर्सन है। अब मान लो ये लड़का किसी और से जाकर, ये शादीशुदा होने के बाद भी किसी और के साथ में जाकर सेक्सुअल रिलेशन बना रहा है किसी और के साथ जाकर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट्री। तो एडल्ट्री के बारे में बताया गया एक मिसकंडक्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया भाई सुप्रीम कोर्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से इसके लिए लॉ बनाना पड़ेगा। क्यों क्यों यहाँ पर बात करी जा रही है खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। देखो है क्या, यहाँ पर पहले भी एक आध केस आ चुके हैं, तो उन केस के अंदर यहाँ पे आप कह सकते हो एक जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है भाई ये इनका पर्सनल मैटर है, इससे अगर सरकार को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, ठीक है, अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है, और अगर किसी से रिलेशन बना भी रखे हैं तो उसका पर्सनल काम है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं, इसमें जो कोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। तो बेसिकली उसके बारे में बताया गया कि भाई ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, चलो बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ये होता है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं, खासकर यहाँ पे टारगेट करा गया है आर्मी को, कि भाई आर्मी के अंदर भी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि भाई एक एग्जाम्पल भी दिया गया था, मुझे एक एग्जाम्पल मिल नहीं रहा है, चलो हम एग्जाम्पल लेकर ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आर्मी का एक एग्जाम्पल लिया था, एक पर्सन था जिसने दूसरी जगह पर एक अपने सेक्सुअल रिलेशन बना लिए थे शादीशुदा होने के बाद भी, तो इससे काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है भाई आर्मी एक्ट के अंदर आर्मी के लिए तो आपको खासकर लॉ बनाने पड़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम करना पड़ेगा, और इसकी एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन लेकर आनी पड़ेगी भाई एग्जैक्टली कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे एडल्ट्री को, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे कल के एडिटोरियल्स जिनका हमने एक डीपली एक्सप्लेनेशन लिया है। अब चलो आज के एडिटोरियल का एक बार रिवीजन ले लेते हैं। रिवीजन क्या है, उनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। नाउ जो ये आज के एडिटोरियल से आप देख पाओगे, हम लोग इसका आज एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या कहना चाहता है एडिटोरियल, फिर उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने आज कल के एडिटोरियल्स को एक्सप्लेनेशन किया है, वैसे ही हम लोग कल भी इनका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगेन वैक्सीन के बारे में बात कर लिया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, बहुत आर्टिकल इस तरीके के हम लोग पढ़ चुके हैं। आप अपने बस खाली एक आइडिया के लिए याद रख लो भाई, जो 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोग हैं उनको वैक्सीनेशन किस तरीके से दिया जाएगा, उनको एक मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ आज के जो आर्टिकल्स आप लोग देख पाओगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जिक्र करा गया है पॉलिटिक्स का, यानी कि अगर हम बात करें पॉलिटिकल रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले आप देख पाओगे यहाँ पर बात करी गई है एब्सोल्यूटी ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब यहाँ पर अगेन जो है पौंडुचेरी की बात करी गई है। पौंडुचेरी के अंदर आप लोग देख पाओगे काफ़ी सारी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, वहाँ पर जो है सरकार नहीं है अभी, तो प्रेसिडेंट का रूल है वहाँ पर। तो उसी को लेकर बताया गया कि भाई देखो कि भाई होता क्या था कि देखो सरकार कैसे हट जाती थी, जो भी मेजोरिटी में पावर में गवर्नमेंट है उसमें जो भी मेंबर्स हैं उसमें उनके बीच में डिफेक्शन देखने को मिल जाता था। डिफेक्शन मतलब भाई ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी के साथ जाकर उन्होंने अलायंस बना लिया, तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती थी। तो उसके लिए हम लोग एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए थे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई एंटी डिफेक्शन लॉ एक एब्सोल्यूटी मतलब है कि एक एक्सट्रीमली अनरीजनेबल, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया कि भाई यहाँ पर एक तो अनरीजनेबल तरीके से आज के टाइम पर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं भी है तो भी आप देख पाओगे चीफ मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन कर दिया गया, बाकी सारे लोग निकल गए इस तरीके से पार्टी से। उसके बाद जो है हमारा प्रेसिडेंट का रूल आया। बेसिकली यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बस आपको इसका मालूम होना चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या होता है। मतलब कि देखो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी तो आप लोग इलेक्शन के बारे में पढ़ते रहोगे, इधर की पार्टी उधर की पार्टी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिफेक्शन का मतलब होता है, देखो होता क्या है ना, पॉलिटिकल पार्टी में बंदा इधर से निकल के दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, इस पॉलिटिकल पार्टी के से निकलकर इस पॉलिटिकल पार्टी में। तो भाई इस चीज़ को रोकने के लिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि भाई अगर कोई ऐसा करेगा, अगर बार बार यहाँ पे पार्टीज बदली जाएंगी तो उसके खिलाफ लिया जाएगा एक्शन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इसके बारे में समझ जाना, एंटी डिफेक्शन मतलब इधर उधर भाग रहा है तो उसके खिलाफ जो है स्टेप उठाना। नाउ आज है फ्राइडे में एक आता है इंटरव्यू डेली बेसिस पे, तो फ्राइडे में आप लोग यहाँ पर एक इंटरव्यू को देख सकते हो क्या कहना चाहता है। तो शुड गवर्नमेंट रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, अभी हमने बात करी थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए मॉनिटर करने के लिए रूल लेकर आया जा रहा है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल बेसिकली डिस्कस करा गया, इंटरव्यू है दो पर्सनैलिटी के बीच में, तो आप लोग जाकर इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, आप अपना आइडिया बिल्डअप कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पे जो आज के एक दो एडिटोरियल हैं, एक ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, वैसे तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो इनका हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन कल देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पर भी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।